लिटफ्लिक्स रिव्यूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अन्विता दत्त द्वारा डायरेक्टेड फिल्म कला की मुख्य किरदार तृप्ति दिमरी यानी फिल्म में कला मंजूश्री के मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के बारे में। कला के रूप में तृप्ति दिमरी का प्लॉट हमारे सामने उनकी युवा अवस्था में खुलता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार कला वुमनहुड को सपोर्ट करती हुई एक नारीवादी विचारधारा को प्रस्तुत करती है। फिल्म के कई हिस्से में कला के इस रूप को देखा जा सकता है, चाहे वह अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट रखने की बात हो या न्यूज आर्टिकल के लिए तस्वीर लेने की बात हो। कला बचपन से ही इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहती है। जैसे जैसे बड़ी होती है तो अपने आसपास वैसे ही चीजें घटती देखती रहती है, तो उसे सही करने की कोशिश करती है, या यूँ कह सकते हैं कि उसकी जिद रहती है कि एक स्त्री यह काम कैसे नहीं कर सकती। कोई स्त्री यह काम कैसे नहीं कर सकती वाला ख्याल मुझे ज्यादा सही पर्याय मालूम पड़ता है नारीवाद वाले कॉन्सेप्ट से। कला एक बड़े संगीतज्ञ घराने में पैदा हुई। उसके पैदा होने के पहले से ही उसे महत्वाकांक्षी दिखाया गया, जबकि यह सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस था। शायद यह प्लॉट और फिल्म के टाइम फ्रेम की मांग की वजह से था। फिल्म 1930-40 के समय में रन करती है, जिस समय संगीत घराने में एक लड़का पैदा होना लड़की पैदा होने से ज्यादा उपयुक्त था। यह हम कई और फिल्मों में भी देख चुके हैं, पर इस फिल्म की बात अलग है। यहाँ केवल लड़का लड़की की तुलनात्मक लड़ाई नहीं है, और भी बहुत कुछ है। इन्हीं सब डर से घिरी हुई उर्मिला मंजूश्री, जिसका किरदार स्वास्तिका मुखर्जी ने निभाया है और जो कला की माँ है, पितृसत्ता के डर से एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव हो जाती है और कला को बचपन से ही बहुत सख्त ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। लय और सुर में थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर उसे कड़ी सजा देती है। यह प्रताड़ना कला बचपन से ही सहती आ रही होती है। यह कला का निकम्मापन या उसकी नाकाबिलियत नहीं होती, बल्कि यह वह साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो उसके मन के साथ साथ उसके दिमाग के साथ भी खेलता रहता है। कार्ल यंग का मदर आर्क टाइप कॉन्सेप्ट यहाँ खुलकर समझने को मिलता है। जंग के अनुसार मदर आर्क टाइप का निगेटिव मदर कॉम्प्लेक्स एक ऐसा मनोवैज्ञानिक कॉम्प्लेक्स है जो तब उत्पन्न होता है जब एक बच्चे का अपनी माँ के साथ संबंध उपेक्षा, दुर्व्यवहार या अन्य प्रकार के नकारात्मक अनुभवों से जुड़ा हो। जब एक बच्चे का पालन पोषण ऐसे वातावरण में होता है जहाँ वे अनलव्ड और अनवांटेड महसूस करते हैं, तो उनमें अपनी माँ के प्रति आक्रोश की भावनाएं विकसित हो जाती हैं। उसके बाद ये नकारात्मक भावनाएं वे अपने साथ साथ दूसरों पर आक्रोश करके या अन्य हिंसक तरीके से निकालते हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। जंग का मानना था कि यह कॉम्प्लेक्स बच्चे की मानसिकता के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है, क्योंकि माँ बच्चे की मानसिकता में मूल रूप से स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए माँ के साथ नकारात्मक अनुभवों के परिणाम स्वरूप बच्चे के फेमिनाइन प्रिंसिपल जैसे कि पोषण, सहानुभूति, निष्कपटता और इंट्यूशन आदि में विकृति आ सकती है, जिससे उसकी मानसिकता में असंतुलन पैदा हो सकता है। उर्मिला मंजूश्री, जो कि कला की माँ है, उसके साथ बहुत ही निर्दयता से पेश आती है। कला की काबिलियत को सपोर्ट करने के बजाय लगातार उसमें गलतियां निकालती रहती है और बहुत ही निर्दयता से उसे सजा भी देती है। साथ ही साथ उसको यह आभास कराती है कि वह लड़का नहीं है। लड़का होती तो शायद ज्यादा काबिल होती, या फिर इतनी ही काबिलियत में लड़का होने पर समाज द्वारा स्वीकार कर ली जाती। यह सब कला के मन में बैठता चला जाता है। वह खुद को प्रूव करने के चक्कर में लगातार महत्वाकांक्षी होती चली जाती है, और यही महत्वाकांक्षा उसे उस मोड़ पर लेकर आती है जहां वह खुद को बेहतर सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, जो धीरे धीरे इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का रूप ले लेती है। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर इतनी जबरदस्त फिल्म मैंने बहुत कम देखी है। देखी भी है तो वह कहीं ना कहीं हमेशा लड़के के बारे में ही रही है, जहां वह आगे चलकर या तो क्रिमिनल, जो कि महत्वाकांक्षा का सबसे कुरूप रूप है, बन जाता है, या फिर बेवकूफ। कला के साथ दोनों चीजें नहीं घट रही हैं, बल्कि वह अति महत्वाकांक्षी बन जाती है। मुख्य बदलाव यह है कि कला को महत्वाकांक्षी दिखाते हुए भी उसके अंदर के इंसान को, या यूं कहें कि ब्रह्म को, मारा नहीं गया है। वह क्रिमिनल नहीं बनी है। हाँ, उससे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे फिल्म में उसे एक क्रिमिनल के रूप में प्रस्तुत किया गया है या कहा जा सकता है, पर मनोविज्ञान की दुनिया में ऐसा नहीं होता।
किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति का इतिहास खंगाले तो आप इतना जरूर पाएंगे कि उसे जीवन के किसी न किसी वक्त में बहुत बुली किया गया है। उसके बाद ही वह ऐसा हुआ। ऐसे में जिसका एक्सपोजर ठीक ठीक लोगों से हो जाता है वह कुछ हद तक खुद को संभाल लेता है या संभल जाता है। पर कला के साथ ऐसा नहीं हुआ। वह संभल नहीं पाती और अपनी महत्वाकांक्षा में वह सबसे पहले अपने आप को खोती है, उसके बाद उसके एक करीबी दोस्त को जिसे जबरदस्ती उसकी माँ उसका भाई बनाकर रखती है। उसकी महत्वाकांक्षा में जो उसका सबसे करीबी सबसे अच्छा दोस्त होता है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। फिल्म में यह इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि शायद बहुत से लोग इसे मिस कर देंगे। जगन एक रात जब कला को अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है कि वह अवार्ड जीतना चाहता है, जिसके बाद उसे सब जानने लगेंगे, तो कला के मन में इस अवार्ड को पाने की चाहत जाग जाती है, जबकि अभी तक वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे लगता है यह पा लिया तो सब ये मान जाएंगे कि वह जगन से बेहतर है। इन सब मसलों में फंसकर वह जगन के साथ नाइंसाफी करना शुरू कर देती है। उसे अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचते हुए और उसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए उससे एक तरह से नफरत करने लगती है। यह वही नेगेटिव मदर कॉम्प्लेक्स है जो उसे इतना महत्वाकांक्षी बना देता है कि जगन खुद की जान लेने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा कला बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह बस खुद को प्रूव करना चाहती थी, लेकिन खुद को प्रूव करने की महत्वाकांक्षा इस कदर उसमें भर जाती है कि वह उसकी आत्मा तक निगल जाती है। और फिर जगन के आत्महत्या की आत्मग्लानि हम कला में धीरे धीरे घुलते हुए देखते हैं। उसे धीरे धीरे लगने लग जाता है कि जगन की आत्महत्या का कारण अकेले वही है। इस सच्चाई को नकारते हुए कि उन सारे सुखों का हकदार वास्तव में जगन था जो वो भोग रही है, अंततः वह इसे स्वीकार कर लेती है। इसे स्वीकारने की प्रक्रिया में कला धीरे धीरे साइकोसिस में भी चली जाती है। यह उसके हृदय में बसे हुए उस अच्छाई, उस ब्रह्म का परिचायक है जो वास्तव में कला को कला बनाती है। और यही कारण है कि वह अपने हर काम के लिए एक स्त्री को ही नियुक्त करना चाह रही होती है, क्योंकि अगर महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा में वह तथाकथित क्रिमिनल बन जाती तो उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए एडोल्फ हिटलर और स्टालिन का जीवन दर्शन ले सकते हैं। फिर सब धीरे धीरे घटते दिखाई देता है कि किस प्रकार उसकी आत्मग्लानि उसकी महत्वाकांक्षा पर हावी होती है और कैसे डिप्रेशन तत्पश्चात साइकोसिस का शिकार होकर जगन की ही भांति कला आत्महत्या कर लेती है। जो फिल्में मुझे सोचने और उसके अंतस में जाने के लिए बेचैन करती हैं वे फिल्में मुझे सर्वाधिक प्रिय होती हैं। अन्विता दत्त निर्देशित कला वैसे ही एक मास्टरपीस है जिसमें आप यह बता पाने में अक्षम हो जाते हैं कि आखिर गलत कौन है, कला की माँ, खुद कला, जगन या फिर वह प्रोसेस जो यह तय करता है कि आप बेहतर हैं या नहीं। स्त्री विषयक ही अन्विता दत्त की एक और फिल्म है बुलबुल, वह भी आप देख सकते हैं। यह फिल्म भी एक रोचक कहानी से युक्त एक डायरेक्टोरियल मास्टरपीस है। व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। अगर व्याख्या अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा चैनल नया है इसलिए दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।